नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का ये 75th लेक्चर है। इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं सब देख लीजिए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, पूरी सीरीज़ पढ़ने के बाद इंडियन पॉलिटी में एकदम माहिर हो जाएंगे आप। कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से बता पाएंगे और वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा। चलिए आज शुरुआत हम करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आपने भाग 5 में केंद्र के बारे में पढ़ लिया और भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ा और भाग 8 में हमें पढ़ना है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आर्टिकल 239 से 242 तक आपको पढ़ना है। भाग 7 आपको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि 7वां संविधान संशोधन 1956 में जब हुआ था तब इस भाग को हटा दिया गया है। इसमें जो आर्टिकल 238 था उसे निरसित कर दिया गया है। इसलिए हमें भाग 8 पढ़ना है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा पर्सनल ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च कीजिए। चैनल पे ज्वाइन होना है तो @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च कीजिए। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, केंद्र शासित प्रदेश नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर केंद्र सरकार का शासन हो, अर्थात केंद्र का ही वहां पर शासन हो। तो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर शासन केंद्र सरकार का ही चलता है, सेंटर का यहाँ पर शासन चलता है। पहले हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लेकिन आज की डेट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। क्योंकि 26 जनवरी 2020 के बाद दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश था और एक और दादर एवं नागर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। इसलिए 26 जनवरी 2020 से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हालांकि इन दोनों को कंबाइन करने के लिए कानून 2019 में ही आ गया था, मगर 2020 से ही ये लागू हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सारी जानकारी लेने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ये स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज, ये कोई सिस्टम नहीं था। उस समय पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी इस तरीके की प्रणाली थी कि पार्ट ए में कुछ स्टेट थे, पार्ट बी में कुछ स्टेट थे, पार्ट सी में कुछ स्टेट थे और पार्ट डी में कुछ स्टेट थे। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद अलग अलग जगह से मांगे उठ रही थी कि देश का बंटवारा भाषा के आधार पर किया जाए, अर्थात देश के अंदर राज्यों का गठन किया जाए जो कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि पहले ही धार्मिक आधार पर इतना नरसंहार हुआ है, अब भाषा के आधार पर अगर बंटवारा किया जाए कहीं फिर से वैसी सिचुएशन ना आ जाए, कहीं देश की एकता अखंडता में कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। लेकिन मांगे इतनी तेज़ी से उठ रही थी, आपने शुरुआत के चैप्टर में पढ़ा था कि कितनी तेज़ी से मांगे उठ रही थी। इसलिए फाइनली गवर्नमेंट को 1956 में एक कानून पास करना ही पड़ा, जिसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहा जाता है। हिंदी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहा जाता है। इसके तहत भारत में राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया गया। लेकिन ये जो कानून था ये कोई नॉर्मल कानून नहीं था, इसी के लिए हमारे संविधान में संशोधन करना पड़ा। वो कौन सा संशोधन था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, तब जाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। 1956 का जो मामला है, इसके तहत पूरे भारत में 14 राज्य बंट गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बंट गए। मतलब पूरे भारत में 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो जो 14 राज्य थे ये भाषा के आधार पर गठित किए गए थे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, असम, जम्मू कश्मीर, बम्बई, पंजाब, यूपी, एमपी, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये 14 राज्यों का गठन हुआ 1956 में। लेकिन समय समय पर नए राज्यों का गठन होता रहा। ये आप शुरुआत के चैप्टरों में अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, और 1956 में 6 केंद्र शासित प्रदेश आए: दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप, यही मिलकर लक्षद्वीप आगे बन जाते हैं। उसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये बाद में चलकर इन्हें प्रदेश का दर्जा मिला, इन्हें राज्यों का दर्जा मिला। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों का जो नाम है ये 1956 से आया। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो संविधान में
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कोई स्पेशल कानून तो बने नहीं होंगे, ये तो बाद में बनाए होंगे और संविधान में संशोधन करके बनाए गए होंगे। वही हमें आप पढ़ना है डिटेल से, ठीक है। तो गठन के समय 1956 के समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन आज की डेट में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, ये जो द्वीप समूह है ये तो 1956 में ही इनका गठन हो गया था। ये 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 1956 में ही हो गया था उस कानून के हिसाब से। लेकिन पुद्दुचेरी को 1962 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, चंडीगढ़ को 1966 में मिला। दमन दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, जबकि दादर एवं नगर हवेली को भी 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। लेकिन दोनों को मिलाया गया 2020 में, 26 जनवरी 2020 से ये अस्तित्व में आ गया कि दोनों को एक ही कर दिया गया है। इसके लिए कानून 2019 में ही पास कर दिया गया था। और 2019 में आप जानते हैं आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। लेकिन मैं शुरुआत के चैप्टरों में मैंने आपको आर्टिकल 1 पढ़ाया था, वो भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आर्टिकल 1 के तीसरे क्लॉज में क्या लिखा हुआ था कि भारत का राज्य क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। पहला तो राज्य के क्षेत्र, मतलब जो हमारे स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ऐसे क्षेत्र जो भारत के द्वारा समय समय पर अर्जित किए जाएं, अभी तक 0 हमने कोई भी क्षेत्र अर्जित नहीं किया है। जैसे पाकिस्तान को हम मिला लेते हैं, जो हमारा कश्मीर पाकिस्तान ने अधिकृत किया हुआ पोक जिसे आप कहते हैं, उसे हम मिला लें अपने में, तब वो भी हमारे भारत का हिस्सा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात लिखी हुई है, इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं था, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं बताना ये आपको चाह रहा हूँ मोटे तौर पर कि जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनके पास खुद की पावर होती है। जैसे अनुसूची 7 आपने पढ़ा होगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? 7वीं अनुसूची में ये बताया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची या केंद्र सूची। राज्य सूची और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है स्वतंत्र रूप से। मतलब राज्य सूची में जो विषय होंगे उस पर कानून केंद्र नहीं बना सकती है, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। और केंद्र सूची तो आप समझ गए, या संघ सूची जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसी छूट नहीं दी गई थी कि वो अपना कानून खुद बना पाएं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार, शासन करने का अधिकार केवल केंद्र को दिया गया था। आपके दिमाग में तुरंत कन्फ्यूज़न आया होगा कि दिल्ली और पुद्दुचेरी में क्या हाल है, वो अभी बताएंगे, आगे डिटेल में बताएंगे कि वहाँ पे विधानसभा उनकी खुद की है, वो सब बताएंगे। अभी संविधान में सब लिखा हुआ है। फिलहाल ये जानिए कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वो सेंटर के अधीन होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये बात उठती है कि बताइए सर कि केंद्र शासित प्रदेशों का गठन क्यों किया गया? आखिर क्यों किया हमने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन? छोटे छोटे इलाके हैं, इनकी जनसंख्या छोटी है, क्यों ऐसा नहीं किया हमने कि इनको जो बगल में राज्य हैं उन्हें दे दिए होते हमने? जैसे दादर एवं नगर हवेली है, या तो महाराष्ट्र को दे देते या गुजरात को दे देते। ऐसा क्यों नहीं किया सर हमने? उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। तो 3 कारण आपको याद रखने हैं। पहला कारण है राजनीतिक एवं प्रशासनिक सोच। अब देखिए, दिल्ली जो है, अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए और दिल्ली में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है और हमारे सेंटर के जो प्रमुख ऑफिस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सभी चीज़ें दिल्ली में हैं। अगर दिल्ली को पूरी तरीके से राज्य के अधीन कर दिया जाए तो प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर ये सही नहीं होगा। इसलिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया ताकि वो सेंट्रल के ही अधीन रह सके। और चंडीगढ़ की बात की जाए, चंडीगढ़ एक ऐसी जगह थी जिसे पंजाब भी अपने में मिलाना चाहता है और हरियाणा भी अपने में मिलाना चाह रहा है। तो ये विवाद ना हो, इसी कारण से चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया गया। और देखिए, पुद्दुचेरी और दादर एवं नगर हवेली, यहाँ पर यूरोपियों का बहुत समय तक इन्होंने यहाँ पे अधिकार किया। तो वहाँ का कल्चर बाकी अन्य जगहों के कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इन्हें किसी दूसरे राज्य में मिला दें, हम पुद्दुचेरी, दादर एवं नगर हवेली को किसी दूसरे राज्य में अगर मिला दें, तो जो राज्य की मेजॉरिटी होगी वो इनके कल्चर को डोमिनेट कर देगी। तो इनका जो खुद का जो सांस्कृतिक
भिन्नताएं हैं इनकी वो रह नहीं पाएंगी, वो समाप्त हो जाएंगी। उसी को बचाए रखने के लिए हमें इसे केंद्र शासित प्रदेश ही बनाना पड़ा। जबकि अंडमान और लक्षद्वीप, ये आप जानते हैं ये आइलैंड है और हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। कभी किसी दुश्मन से हमारा युद्ध होता है तो हम अपनी नेवी को कंट्रोल पूरी तरीके से यहाँ से कर पाएँ और दुश्मन पर पूरी निगाह रख पाएँ। तो इसलिए स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के कारण अंडमान और लक्षद्वीप को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में इतनी जनसंख्या भी नहीं थी कि इन्हें अलग से राज्य का दर्जा दिया जा सके, दिल्ली को छोड़कर। तो यही बहुत सारे कारण थे, जो प्रमुख कारण थे ये 3 ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। पर्टिकुलर जो आर्टिकल है, आर्टिकल 239 में क्या लिखा हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है वो किस तरीके से कौन चलाएगा, उसका पूरा उल्लेख आर्टिकल 239 में किया गया है। आर्टिकल 239 में ये कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है, जो प्रशासन है, वो राष्ट्रपति के अधीन होगा। राष्ट्रपति ही वहाँ पर प्रशासन करेंगे। और किसके माध्यम से प्रशासन करेंगे? वहाँ पे अपना एक एजेंट नियुक्त करेंगे जिसे प्रशासक कहा जाता है, या उपराज्यपाल कहा जाता है, या मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो मोटे तौर पर कहा जाए, राष्ट्रपति ही केंद्र शासित प्रदेशों में अपना एक प्रशासक नियुक्त करते हैं जो कि उनका एजेंट होता है। उसी के माध्यम से वो वहाँ पर प्रशासन करते हैं। उस एजेंट को वो कई उपनाम दे सकते हैं, जैसे उपराज्यपाल भी दे सकते हैं, प्रशासक भी दे सकते हैं, मुख्य आयुक्त भी दे सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, यहाँ पे आप उपराज्यपाल देखेंगे। चंडीगढ़ जैसी जगहों में यहाँ पे प्रशासक कहा जाता है। तो ये नाम से कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उपराज्यपाल भी बोल सकते हैं, प्रशासक भी बोल सकते हैं, मुख्य आयुक्त भी कह सकते हैं। वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है, मगर पोस्ट सबकी एक ही है, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल 239 में राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, जो उस केंद्र शासित प्रदेश के बगल में राज्य है ना, वहाँ के राज्यपाल को वहाँ का उपराज्यपाल या कहें प्रशासक या मुख्य आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके नज़दीकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 239A, ये बाद में जोड़ा गया। जो 14th अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो संविधान संशोधन हुआ 1962 में, तब इसे जोड़ा गया 239A को। इसमें क्या लिखा गया? इसमें देखिए आर्टिकल 239A के तहत संसद को अधिकार दे दिया गया कि वो केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा का गठन कर सकते हैं, या मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं, या दोनों का गठन कर सकते हैं। मतलब केंद्र शासित प्रदेश पहले तो थे नहीं, हमारे मूल संविधान में केंद्र शासित प्रदेश तो थे नहीं। इसी कारण से उनके लिए कोई विधानसभा हो सकती है या मंत्रिपरिषद हो सकती है, उसका कोई जिक्र तो होगा नहीं। इसी कारण से हमें बाद में जोड़ना पड़ा। 1962 में आर्टिकल 239A हमने जोड़ा। उसमें ये लिख दिया कि अब से संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो किसी भी यूनियन टेरिटरी, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का ही गठन कर सकती है। अब संसद को ये अधिकार जब मिल गया, संसद ने पहली बार इस अधिकार का यूज़ किया 1 साल के बाद, 1963 में यूज़ किया और यूनियन टेरिटरी एक्ट पास किया। अब देखिए, अब से जब ये कानून पास करेंगे ना, तो ये साधारण कानून होगा, संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार संशोधन करके हमने लिख दिया, एक स्पेशल आर्टिकल 239A बना दिया कि अब से साधारण कानून पास करने के बाद, अर्थात साधारण कानून मतलब सिंपल मेजोरिटी से कोई कानून पास करने के बाद संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का गठन कर सकती है। तो 1963 में एक साधारण कानून पास हुआ और पहली बार पुदुचेरी को विधानसभा दी गई और वहाँ पे मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि पुदुचेरी में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होकर आते हैं वो 30 हैं, 30 सदस्य हैं। जबकि पुदुचेरी एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ पे 3 सदस्य केंद्र की ओर से नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 30 + 3 हो जाते हैं। मगर पूछा जाए निर्वाचित होकर कितने आते हैं, 30 निर्वाचित होकर आते हैं। और दिल्ली में भी है, वहाँ पे 70 हैं। तो फिलहाल जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसे सीरियल वाइज पढ़िए, सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो 1963 में पुदुचेरी में विधानसभा और मंत्रिपरिषद बना दी गई। अभी तक दिल्ली को नहीं दिया गया, दिल्ली को दिया गया बहुत देर के बाद।
तो 69वां संविधान संशोधन आया 1991 में। 1991 में जब 69वां संविधान संशोधन आया तो हमारे संविधान के 2 आर्टिकल जोड़े गए। हमारे संविधान में 2 आर्टिकल और जोड़े गए जिनका नाम है आर्टिकल 239 डबल ए या आर्टिकल 239 क। उसके बाद आर्टिकल 239 ए बी, ये 2 आर्टिकल 1991 में जोड़े गए। तो एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 239 ए में ये लिखा हुआ है कि दिल्ली को कुछ विशेष दर्जा दिया जा रहा है, कुछ विशेष प्रावधान दिल्ली के लिए किए जा रहे हैं। वही बातें आर्टिकल 239 ए में लिखी है। चलिए देखते क्या लिखा हुआ है, क्या विशेष प्रावधान दिए गए हैं दिल्ली को। सबसे पहली बात, दिल्ली को जो नाम है वो चेंज कर दिया गया। अब दिल्ली को कहा जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और वहाँ के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाएगा। और उसके तहत ये बताया गया कि विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए दिल्ली में। तो 1 साल के बाद 1992 में गठन कर दिया गया। हालांकि अगर केवल विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन करने की बात होती तो हमारे संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल 239 ए में ये पावर दे रखी है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए मंत्रिपरिषद और विधानसभा का गठन किया जा सकता है। लेकिन इस आर्टिकल को जोड़ने का मतलब यही था कि दिल्ली को लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, इसीलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश के साथ होगी, जैसा कि राज्य में होता है। ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया। पुदुचेरी के लिए भी यही घटना है, यही बात है उनके लिए भी। उसके बाद विधानसभा, जो दिल्ली की जो विधानसभा है और पुदुचेरी दोनों के लिए एक ही नियम है। दिल्ली की विधानसभा और पुदुचेरी की विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए याद रखिए, दिल्ली की जो विधानसभा है वो राज्य सूची में जो 3 विषय हैं ना, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, अर्थात पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन 3 विषयों को छोड़कर बाकी अन्य विषयों पर कानून बना सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली की पुलिस केंद्र के अंडर अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है। ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर विधानसभा को राज्य सूची समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है, जैसे राज्यों में दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र का यहाँ पे शासन समाप्त हो गया है। केंद्र का ही यहाँ पर अधिकार है। अगर केंद्र चाहे तो राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर भी कानून बना सकती है, लेकिन राज्यों में नहीं। राज्यों में जो राज्य सूची है, जो हमारे 28 राज्य हैं, उन राज्यों में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर तो कानून नहीं बना सकती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात आती है तो इनके लिए जो इनकी जो विधानसभा को अधिकार दिया गया है राज्य सूची में ना कानून बनाने का, और हमारे केंद्र को भी अधिकार है कि उनके राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि राज्य सूची पर विधानसभा को तो अधिकार है ही कानून बनाने के लिए दिल्ली और पुदुचेरी में, लेकिन केंद्र को भी दिया गया है, जबकि राज्यों में ऐसा नहीं है। 28 राज्यों में ऐसा नहीं है। तो कहने का भाव यही है कि विधानसभा दिल्ली को दे दी गई है, पुदुचेरी को दे दी गई है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि केंद्र का यहाँ पर अस्तित्व समाप्त हो गया है। केंद्र का ही अधिकार है, वो तो पूरी शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए विधानसभा का गठन कर दिया गया ताकि केंद्र पे ऊपर कोई बर्डन ना पड़े, लेकिन अधिकार केंद्र का ही है अभी तक, ठीक है। अब संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक नियम बना सकती है। जब कभी भी केंद्र ने कोई कानून बनाया है दिल्ली और पुदुचेरी के लिए, मान लीजिए, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा ने भी कोई कानून बनाया है और दोनों कानून में विरोध हो गया है, दोनों कानून में विवाद हो गया है, तो आपको मालूम है किसका कानून लागू होगा? तो जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया है ना, वही लागू होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 239 डबल ए में यह भी लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद है, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में काम कर रही है, वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर LG जिसे कह रहे हैं या उपराज्यपाल के साथ मिलकर कार्य करेगी, उनके सहयोग से, सहायता से मिलकर काम करेगी। लेकिन आर्टिकल 239 डबल ए में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है।
जबकि राज्यों में आपको पढ़ाया था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है, मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी उस पर काम करेंगे राज्यपाल अपने स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल के लिए ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि सलाह को मानना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो यही तो विवाद होता था। आए दिन केजरीवाल की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, होता था ना। तो ये विवाद हाई कोर्ट में भी गया था, दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भैया जो एलजी है ना वो दिल्ली के समझ लीजिए एक तरीके से प्रशासनिक प्रमुख हैं, उनको अगर आपने सलाह दी है तो वो सलाह आपकी माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से दिल्ली सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा, अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा देखिए कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि अर्थात पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन तीन ही विषयों को छोड़कर बाकी अन्य विषयों पर जो मंत्रिपरिषद आपको सलाह देती है अर्थात उपराज्यपाल को सलाह देती है तो उपराज्यपाल को मानना जरूरी है। तो ये क्लियर हो गया। तो अरविंद केजरीवाल ने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत समझी। तो बाकी कहानी आप जानते ही हैं। तो उसके बाद से अब कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन बता दी कैसे कैसे होगा। उसके बाद देखिए इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। राज्यों में भी यही है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन वहाँ पर जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अर्थात जब तक इन्हें बहुमत मिला है तब तक तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा देंगे या सरकार गिर जाएगी। ठीक, इसके बाद देखिए जो आर्टिकल 239A भी जोड़ा गया, इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन चल रहा है अगर वो संवैधानिक रूप से शासन नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वहाँ की सरकार का शासन हटाकर तो ये खुद वहाँ पर शासन करें, अर्थात वहाँ पे शासन करने के लिए खुद नियम बनाएं। तो एक तरीके से आर्टिकल 356 जो आपने पढ़ा था ना कि अगर राज्यों में भी संवैधानिक तत्व फेल हो जाए, संविधान के तौर पर काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वही सेम चीज़ आर्टिकल 239A में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आर्टिकल 239B, सभी आर्टिकल याद कर लीजिए। आर्टिकल 239 है पहले, फिर उसके बाद आर्टिकल 239A है, फिर उसके बाद आर्टिकल 239AA है, फिर AB है, उसके बाद 239B है। इसमें ये अधिकार दिया गया है कि जो उपराज्यपाल हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में और पुदुचेरी में उनकी विधानसभा का सत्र अगर नहीं चल रहा है, और विधानसभा ही होगी तभी तो कानून बन पाएंगे। अगर सत्र नहीं चल रहा और ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई कानून बनाना पड़ जाए तब क्या होगा, उपराज्यपाल को अधिकार दे दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अर्थात अस्थायी कानून बना सकते हैं। और उस कानून की वैल्यू वही होगी जो विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून की होती है। लेकिन याद रखिए ये जो उपराज्यपाल हैं अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब इन्होंने पहले से परमिशन ले रखी है राष्ट्रपति से, अर्थात अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। और आपको तो ये मालूम ही है कि जब अध्यादेश जारी हो जाएगा उसके बाद जब संसद का सत्र होता है, या अगर राज्यों या इसमें बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो विधानसभा का जब सत्र होगा तो विधानसभा के सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते तक ये कानून रहेगा। अगर 6 हफ्तों में विधानसभा ने इसे कानून बना दिया, पास कर दिया, तब तो ठीक है, नहीं तो 6 हफ्ते के बाद ये समाप्त हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको मालूम ही है। उसके बाद आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन संबंधी नियम बना सकते हैं। मतलब वहाँ का जो व्यवस्था है वहाँ पर शांति लाने के लिए, वहाँ के शासन को अच्छे से चलाने के लिए तो वो अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पांडिचेरी और लद्दाख, इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वो अपने नियम बना सकते हैं। और बाकी जो 3 हैं, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी या पुदुचेरी उसे कहते हैं, और दिल्ली, यहाँ पर तो खुद विधानसभा है, वो कानून बनाएंगे ही। उसके बाद आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 में संसद को ये अधिकार दिया गया था कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं।
मतलब किसी केंद्र शासित प्रदेश में हाई कोर्ट अगर स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं, या उन्हें ये भी अधिकार दिया गया था कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था वो अपने उसके नज़दीक जो भी राज्य है उससे कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। उसके बाद पहली बार दिल्ली एक मात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसके पास खुद का हाई कोर्ट बनाया गया। 1966 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली की। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, और बाकी जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किसी न किसी राज्य की हाई कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे चंडीगढ़ जो है वो पंजाब, हरियाणा, ये तीनों ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट के साथ सम्मिलित हैं, और जबकि दमन और दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये बम्बई हाई कोर्ट में आते हैं। और पुडुचेरी, जिसे पहले पंडिचेरी कहा जाता था, ये मद्रास हाई कोर्ट में आता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आता है। लक्षद्वीप एर्नाकुलम हाई कोर्ट के साथ शेयर करता है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में इनका संयुक्त रूप से है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा भाग 8। अब भाग 9 पढ़ेंगे हम पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।